लोग देखने वाले हैं कि सीपीसी क्या होता है। ठीक है, आज से हम लोग सीपीसी चालू करेंगे। पूरा सीपीसी हम लोग धीरे धीरे वीडियो बना बना कर ख़त्म कर देंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि सीपीसी क्या होता है। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड। अब अभी प्रोसीजर मतलब क्या होता है, प्रोसीजर को समझने के लिए एक और चीज़ हमको समझना जरूरी है कि सब्सटेंशियल लॉ क्या होता है। ठीक है, दो तरीके के मामले हैं। क्रिमिनल मामले अलग होते हैं, सिविल मामले अलग होते हैं। इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को अगर हम लोगों को समझना है तो ये समझ सकते हैं कि जो कि गंभीर तरीके के नेचर होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ होते हैं, हार्ट काट दिया, इंजरी प्रोवाइड की, मर्डर कर दिया, ठीक है, उसको उसका एक्सीडेंट, उसको इस तरीके से ठोका आगे से कि उसका एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, आपका इंटेंशन था उसको मारने का, यानी उसकी जो बॉडी है, जो ह्यूमन है, जो पर्सन है, उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, तो वो किस में जाता है, क्रिमिनल में। और ज़्यादा इफेक्ट उसकी बॉडी पे नहीं पड़ता है, जैसे प्रॉपर्टी का मामले हो गए, पार्टीशन के मामले हो गए, गवर्नमेंट के खिलाफ सूट लाना है, वैसे मामले हो गए। तो ये क्या हो गए, सिविल मामले हो गए। ठीक है, जैसे समझिए कि गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके के जो अपराध होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ किए जाते हैं, तो वो किस क्या होता है, वो क्रिमिनल मामले बन जाते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी के साथ नहीं किए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सिविल मामले बन जाते हैं। मतलब मोटी मोटी भाषा में मैंने आपको ये बताया। अब सीपीसी के हम लोग बात करें, सिविल प्रोसीजर कोड की। प्रोसीजर को समझने के लिए सब्सटेंशियल लॉ को समझना जरूरी है। सब्सटेंशियल लॉ क्या कहता है, जो कि राइट्स बताता है कि आपके ये अधिकार है, लाइबिलिटी बताता है कि आपको ये करना है, आपको ऑब्लिगेशन है, आपको ये करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या करता है, ये सारी चीज़ों किस तरीके से चलेगी उस बारे में प्रोसीजर लॉ बताता है। ठीक है, सब्सटेंशियल जो राइट रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, और प्रोसीजर क्या रहता है, ये प्रोसीजर मतलब कि प्रक्रिया किस तरीके से, सिस्टमेटिक, आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम करते हैं ना, पहले सुबह उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर उसके बाद कपड़े पहनते हैं। ठीक वैसे ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। जैसे इसमें किस तरीके से होता है, प्लान किस तरीके से दाखिल किया जाएगा, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर का काम, ये प्रोसीजर सर्व करता है सब्सटेंटिव राइट को। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ, तो ये हो गया सब्सटेंटिव लॉ मतलब राइट और लाइबिलिटी। और प्रोसीजर लॉ होता है द इन्फोर्समेंट ऑफ दोस राइट एंड लाइबिलिटी, जो कि राइट्स एंड लाइबिलिटी अगर कोई से कानून में बताए हैं तो उसको इन्फोर्समेंट किस तरीके से किया जाएगा, वो काम होता है प्रोसीजर लॉ का। ठीक है, सीपीसी में कितने सेक्शन हैं टोटल, 158 सेक्शन है, और 51 इसमें ऑर्डर दे के रखे हुए हैं। जो कि जो सेक्शन है उसमें अगर अमेंडमेंट करना हो, कुछ चेंजेस करना हो, तो सेक्शन में चेंजेस कौन कर सकता है, तो वो संसद कर सकती है। ठीक है, और जो रूल्स हैं, जो कि ऑर्डर में रूल्स बताए रखे हैं, जो ऑर्डर है उसमें अगर किसी को चेंजेस करना हो तो कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट भी कर सकती है, और संसद चाहे तो वो भी कर सकती है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं प्रोसीजर लॉ प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, जहाँ अधिकार आपको दिया है वहाँ उपचार भी है, वहाँ रेमेडी भी है। तो मैक्सिम क्या कहती है, उबी जस ईबी रेमेडियम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्रोसीजर लॉ के एग्जांपल क्या है, जैसे सीआरपीसी प्रोसीजर है, सीपीसी प्रोसीजर है, और सब्सटेंटिव लॉ के क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड, डेफिनेशन और पनिशमेंट के बारे में बताता है केवल। तो ये क्या है, सब्सटेंटिव लॉ की कैटेगरी में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मोटिव क्या है। तो सीपीसी का तो क्या है कि नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करना, स्पीडी ट्रायल हो, जस्टिस में नॉट बी डिले, ज़्यादा डिले ना हो। ठीक है, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट भी हुए थे बहुत सारे, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट को भी याद करना इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे 1976 में सीपीसी में अमेंडमेंट हुआ था, तो वो जो 1976 में अमेंडमेंट हुआ था उससे क्या क्या चीज़ परिवर्तित हुई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जो आया था इसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, जो कि सेक्शन 11 में दे के रखा हुआ है। ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, पहले अब हम लोग ऊपर समझेंगे। तो वो चीज़ ऐड हुई थी 1976 के बाद, ये चीज़ें ऐड हुई थी। फिर उसका ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनादर
हाई कोर्ट में या अनदर गिव टू तो सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, ट्रांसफ़र किस तरीके से मामले होंगे, ये चीज़ बताई थी। फिर उसके बाद जो सैलरी जो रहती है, अगर अटैचमेंट जब करते हैं तो उसकी सैलरी को भी अटैचमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ आई थी। फिर सेक्शन 80 के बारे में बात हुई थी कि गवर्नमेंट के खिलाफ आपको सूट लाना तो 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। फिर उसके बाद अपील रिवीजन के वो कम करे थे टाइम, और समरी ट्रायल लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें लाई गई थी। फिर कमेंसमेंट कब हुआ था ये सीपीसी का, तो 1 जनवरी 1909 में। और कंसोलिडेट, अब कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि जो पहले सीपीसी थी वो क्या थी, अलग अलग जगह पर बिखरी हुई थी। अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई थी मतलब ये नहीं कि सीपीसी की बुक उधर बिखरी है, एक बुक उधर बिखरी है, ऐसा नहीं। जो भी जैसे हम लोग इसकी अगर बात करें तो अगर हम लोग ऑर्डर फर्स्ट की बात करें तो पार्टीज टू सूट के बारे में देख के रखा हुआ है कि कौन कौन प्लेंटिफ बन सकता है, कौन कौन डिफेंडेंट बन सकता है। समन के बारे में बताया है कि किस तरीके से समन की प्रोसेस क्या है, किस किस को समन प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर व्यक्ति अगर उसके घर पे ना हो तो हम किसको समन वहाँ दे सकते हैं, अगर वो आता ही नहीं हो तो जहाँ पर बिजनेस करता है वहाँ पे दे सकते हैं, अगर वहाँ पे भी नहीं हो तो हम लोग दीवार पे चस्पा कर सकते हैं। तो ये जो बताया है, अब ये क्या है, मान लीजिए कि ये सब चीज़ें अलग अलग कॉपियों में अलग अलग एक्टों में लिखा गया था, उसमें अलग प्रोसीजर था। जैसे मालूम पड़े ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में बता दिया गया उसका थोड़ा सा प्रोसीजर लिमिटेशन एक्ट में। तो ये अलग अलग कानून में अलग अलग जगहों पर बिखरा था और अलग अलग चलता था। तो पूरे देश में एक तरीके से पूरा लागू करने के लिए सब चीज़ों को इन लोगों ने क्या करा, इकट्ठा करा, सब चीज़ों को कंसोलिडेट करा, एक जगह इकट्ठा करते ना, और उसके बाद पूरी कह सकते हैं कि एग्जॉस्टिव पूरी तरीके से सीपीसी इसको बनाया गया है। लेकिन क्या रहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि एग्जॉस्टिव नहीं बोल सकते, तो कोई बात नहीं, इनहेरेंट पावर छोड़ दिया गया 151 में कोर्ट का, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें नहीं दिया है लेकिन जस्टिस के लिए ज़रूरी है तो आप इनहेरेंट पावर का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद कंसोलिडेट का मतलब आप समझ गए। अब इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ सिग्नेट to facilitate justice and further its end, and it's not penal enactment of punishment, it's the penalty is not thinking the disincentive of the people provided the justice and in both side, justice both side से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कोई जस्टिस दे के दिया हो। ठीक है, अब ये जो है क्या है कि इसका जो उद्देश्य सीपीसी का आईपीसी जैसा पनिशमेंट नहीं करना है कि चलो इसको 5 साल की सज़ा दो, इसको 20 साल की सज़ा दो, इसको आजीवन कारावास दे दो, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया है। ठीक है, ये क्या बताती है, ये जस्टिस किस तरीके से देती है कि आपकी ये जिम्मेदारी है और आपकी ये जिम्मेदारी थी, आपको करना था लेकिन आपने नहीं करा, आपको 30 दिन का कारावास, सिविल इम्प्रिजमेंट होगा। तो ये होता है। ठीक है, कोर्ट, स्कोप ऑफ कोर्ट नॉट एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। द कोड इज एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर स्पेसिफिकली डेल्ट विथ बाय इट, जोन से मैटर सीपीसी में बता के रखे हैं, जैसे ऑर्डर फर्स्ट में जोन से मैटर बताएं तो उसमें अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या है, वो चीज़ तो एग्जॉस्टिव है, लेकिन कुछ कुछ प्रोविज़न अगर ऐसे हैं जो कि नहीं बताए गए तो उसको हम एग्जॉस्टिव नहीं मानेंगे। इसमें लिखा है इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव ऑन द पॉइंट नॉट स्पेसिफिकली डेल्ट विथ देयर। With regard to those matters, the court have inherent power to act according to the principle of justice. Principle court को क्या ध्यान रखना है, justice, equity, good conscience. The inherent power of the court to make such order may be necessary for the end of justice. अगर ऐसा लगता है कि यार इसमें end of justice के लिए ज़रूरी है तो वो अगर इसमें नहीं भी दिया है तो वो क्या है कि inherent power का यूज़ कर सकती है। To prevent abuse the process of court, क्या है, to prevent abuse of process of कोर्ट। फिर उसके बाद स्कीम क्या है इसकी, तो इसमें 158 सेक्शन जो कि मैंने बता दिया, इसमें शेड्यूल करके है, शेड्यूल मतलब अलग से चीज़ दे के रखो, उसका मतलब ये होता है। तो अलग से चीज़ 51 ऑर्डर दिए जिसमें अलग अलग तरीके का प्रोसीजर बता के रखा हुआ है कि अगर ये चीज़ आ जाती है, समन भेजना हो तो किस तरीके से समन भेजेंगे, सेटलमेंट सूट करना हो किस तरीके से सेटलमेंट करेंगे, विड्रॉवल करना हो तो किस तरीके से विड्रॉवल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बता दी है ना। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना हो तो उसका अगर 2 सेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, सेक्शन में और वो शेड्यूल में कोई सी चीज़ में सबकी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि करना चाहिए, तो
हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बैलेंस बना के हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है इसमें। रिस्ट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, that the procedure law are the always retrospective operation unless there are good reason to be contrary। ठीक है, इसका प्रभाव जो पहली घटना जो हुई है तो उस पर भी पड़ेगा। ठीक है, द कोड ऑफ सिविल नॉट रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन। अब इसमें तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है ना। अब हम लोग इसमें एक तरीके से पूरा व्यू देखते हैं कि किस तरीके से। ठीक है, अभी तो यहाँ तक समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा।